10 मार्च को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणामों के बाद से ही सबको इंतजार था कि बहुजन समाज पार्टी की व्यापक समीक्षा बैठक कब होगी। 27 मार्च यानी कल बहुजन समाज पार्टी ने लखनऊ कार्यालय में अपनी समीक्षा बैठक बुलाई, जिसमें चुनावी हार के विभिन्न कारणों पे चर्चा होनी थी। क्या कुछ बदलाव हो, क्योंकि जनता को बड़ी उम्मीद लगी हुई थी कि पार्टी में एकदम ओवरहॉल होने वाला है और व्यापक बदलाव, कार्यशैली, कार्यपद्धति और जो काम करने के तौर तरीके हैं, संगठन में बड़े बदलाव होंगे। कुछ बदलाव तो हुए हैं, लेकिन क्या ये काफ़ी हैं? क्या नहीं है ये काफ़ी? ये आप कमेंट करके बताएँगे। क्या बदलाव हुए? मीटिंग में क्या कुछ हुआ? आपको बताएँगे। कुछ तस्वीरें हैं ये कल की मीटिंग की, लखनऊ कार्यालय में। तस्वीरों में आप देख सकते हैं नौशाद अली हैं, भीमराव अम्बेडकर हैं और अशोक सिद्धार्थ हैं। इसके अलावा जो छोटे-बड़े नेता थे बहुजन समाज पार्टी के, वो पदाधिकारी वहाँ मौजूद थे। मीटिंग में क्या कुछ फैसले हुए, बहन मायावती ने क्या कुछ कहा, वो आपको बताएँगे और आखिरी में आपको ये बताते चलेंगे कि क्या बदलाव हुए हैं। थोड़े से बदलाव भी हुए हैं, लेकिन ये कितने काफ़ी हैं ये तो आप बताएँ। जनता है जनार्दन और जनता ही बताती है कौन-सी पार्टी किसकी सरकार बनेगी। तो बहन जी ने कहा है कि बसपा से जुड़ा मुस्लिम वोट एक तरफ़ा समाजवादी पार्टी की तरफ जाते दिखा और यही बसपा की हार का बड़ा कारण रहा। भाजपा सरकार की कार्यशैली और नीतियों से दुखी होने के बावजूद हिंदू समाज के लोगों ने भाजपा को वोट दिया, ताकि सपा का गुंडाराज, माफिया, आतंकी और भ्रष्ट राज वापस ना आ जाए। भाजपा के सत्ता में वापस आने से बसपा को जबरदस्त राजनीतिक नुकसान हुआ है। इसके लिए सपा और अधिकांश मुस्लिम समाज पूरी तरह से जिम्मेदार और कसूरवार है। यूपी में सपा नहीं, बसपा ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो भाजपा को सत्ता में वापस आने से रोक सकती है। और बहन जी ने कहा कि मेरी खुद की जाति का दलित वोट ना तो भटका है और ना ही गुमराह हुआ है। सपा सरकार में खासकर अपर कास्ट समाज और अति पिछड़ा वर्ग उनके यादवों, गुंडों और माफियाओं के आतंक से भयभीत रहता है। इन सभी को हमें बसपा में वर्ष 2007 की तरह फिर से कैडर के जरिए जोड़ना होगा। भाजपा सरकार में मुस्लिमों के साथ अपर कास्ट समाज और ओबीसी के लोगों का हर स्तर पर शोषण हुआ है, उत्पीड़न हुआ है। भाजपा ने इन वर्ग के लोगों को रोजगार देने के बजाय इनको मुफ्त राशन देके इन्हें लाचार और गुलाम बना दिया है। मुस्लिम, अपर कास्ट समाज और ओबीसी वर्ग के लोगों के साथ-साथ बहन जी ने कहा कि मेरी जाति के लोगों को छोड़कर जो अन्य दलित जाति के लोग हैं, उन्हें भाजपा के हिंदुत्व से बाहर निकाल कर बसपा में जोड़ना है। और ये विश्लेषण कि जाटव वोट बसपा के साथ रहा है, क्योंकि बहन जी ने कहा है कि जो अन्य दलित जातियाँ हैं उनको छोड़कर। तो बहन जी और बसपा ये मान के चल रहे हैं कि जाटव वोट बसपा के साथ 100% रहा है। असल में ये भी एक विश्लेषण का विषय है, क्योंकि 100% जाटव वोट बसपा के साथ रहा है, तो ये मान लिया जाए कि किसी प्रत्याशी को अपनी जाति, अपने समुदाय का या कोई और वोट मिला ही नहीं है। ये भी एक खतरनाक एक तरह से एक कंक्लूजन निकाला जा रहा है। बहरहाल विधानसभा चुनाव में बसपा को कमज़ोर और ख़त्म करने के लिए भाजपा ने साजिश करके आरएसएस के ज़रिए हमारे लोगों के बीच गलत प्रचार करवाया कि यूपी में बसपा की सरकार नहीं बनने वाली और हम बहन जी को देश का राष्ट्रपति बनवा देंगे। वास्तव में मेरे लिए देश का राष्ट्रपति बनना तो बहुत दूर की बात है, बल्कि इस बारे में मैं अपने सपने तक में भी नहीं सोच सकती हूँ। तो इन सभी अटकलों पे विराम लगाया बहन जी ने, क्योंकि ये अफ़वाह लगातार उड़ाई जा रही थी और ये षड्यंत्र हो रहा था बसपा के प्रति। तो बहन जी ने इसको दो टूक विराम लगाया कि राष्ट्रपति बनने का कोई सवाल नहीं पैदा होता और भाजपा द्वारा राष्ट्रपति बनने के प्रस्ताव को बहुत पहले ही मान्यवर कांशीराम जी ने ठुकरा दिया था। फिर मैं तो उनके पद चिन्हों पे चलने वाली उनकी मजबूत शिष्या हूँ। तो बहन जी अपने आप को कांशीराम साहब की शिष्या बताते हुए उस षड्यंत्र का आरोप का खंडन करती हैं। ऐसा करने से अंत में हमारी पार्टी खत्म हो जाएगी, ये बहन जी का कहना है। और मेरठ से कुछ बदलाव हुए हैं, वो देख लीजिए क्या है। मेरठ से मुनकाद अली, बुलंदशहर से राजकुमार गौतम और आजमगढ़ से विजय कुमार को प्रदेश प्रभारी बनाया गया है। विजय प्रताप जो एमएलसी रह चुके हैं बसपा के और राजस्थान में भी प्रभारी के रूप में काम कर चुके हैं। तो यूपी में 3 नेताओं को प्रदेश प्रभारी की ज़िम्मेदारी दी गई है। मुनकाद अली हैं, विजय प्रताप है, राजकुमार गौतम है और इनको जो है अलग-अलग इलाकों से जोड़ा गया है और बुलंदशहर, मेरठ और इस तरह से उनको अपने-अपने क्षेत्र से जोड़ा गया। लेकिन बसपा के 18 मंडलों में क्या स्ट्रक्चर रहने वाला है और जिला अध्यक्षों की ज़िम्मेदारी क्या बदली जाएगी, तो उसपे साफ कर दिया गया है कि जिले और विधानसभा की इकाई को छोड़ के सभी इकाई भंग कर दी गई हैं। वास्तविकता में तो ज़रूरत ये भी थी कि जो 75 जिले के जिलाध्यक्ष थे, क्योंकि उनके नेतृत्व में परिणाम नहीं निकला है, नीचे का संगठन है नहीं और वो सब गलत रिपोर्टिंग करते हैं। ऐसे में पूरे 75 जिले की इकाई को बदलना ज़रूरी था। नए जिलाध्यक्ष निकाल के लाए जाते और उनसे सीधे आउटपुट माँगा जाता कि आप परफ़ॉर्म करेंगे, नहीं तो आपको पदमुक्त कर दिया जाएगा और
आउटपुट ड्रिवन अकाउंटेबिलिटी सेट करना बहुत ज़रूरी है और इनको रिपीट करके ये संदेश दे दिया गया है कि ये जो ज़िला अध्यक्ष हैं, ये चाहे परफ़ॉर्मेंस करें, चाहे ना करें, चाहे परिणाम आ पाए या ना आ पाए, ये बरकरार रहेंगे। भीम राजभर को प्रदेश अध्यक्ष बने रहने दिया गया है, वो कंटिन्यू करेंगे प्रदेश अध्यक्ष के पद पे। आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया है, ये जानकारी बहन जी ने वहाँ साझा की है और पिछले कुछ दिनों पहले ही आकाश आनंद को फिर से नेशनल कोऑर्डिनेटर की पदवी दी गई थी, उनको ये ज़िम्मेदारी दी गई है। और बहुत बड़ा पद है असल में नेशनल कोऑर्डिनेटर का मतलब होता है कि आप उत्तर प्रदेश के अलावा पूरे भारत में जितने भी राज्यों में बसपा सक्रिय है, वहाँ पे कोऑर्डिनेट करेंगे और क्या विचारधारा, क्या कार्यप्रणाली होनी चाहिए, सोशल मीडिया, मीडिया मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, ज़मीनी गतिविधि क्या होनी चाहिए, किस मुद्दे पे आपको बात रखनी है, धरना करना है, नहीं करना, ये सारी की सारी ज़िम्मेदारी वास्तविकता में नेशनल कोऑर्डिनेटर की होती है। अब बहन जी आकाश आनंद को वाक़ई में ये पद और उसकी ज़िम्मेदारियाँ दे रही हैं, अधिकार दे रही हैं या फिर ये केवल एक दिखावटी पद के रूप में दिया गया है, ये आने वाला समय बता देगा आपको क्योंकि करने को बहुत कुछ है, मुद्दे रोज़ हैं, अत्याचार, उत्पीड़न रोज़ हो रहा है। जो सक्रिय होगा, जो दिखेगा जनता उसी के साथ जाएगी, ये बहुत ही सीधा-सा नियम है, फिर वो चाहे ईमानदार हो, चाहे ना हो, लेकिन जो राजनीति को राजनीति की तरह करेगा, वही जीतेगा। संभव ये भी है कि उत्तर प्रदेश में आकाश आनंद को सक्रिय किया जाए क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव सामने खड़े हुए हैं, मैं लोकसभा चुनाव की बात नहीं कर रहा, उत्तर प्रदेश के अंदर निगम के चुनाव भी सामने हैं और बसपा के लिए बड़ा चैलेंज होने वाला है क्योंकि निगम में पहले बसपा ने अच्छा परफ़ॉर्म किया था। 2 नगर निगम में अपने मेयर बनाए थे अलीगढ़ और मेरठ में। तो अब क्या कुछ होगा वो देखना होगा। यूपी में 3 नेताओं को प्रदेश प्रभारी की ज़िम्मेदारी दी गई है और मैं आपको सच बताऊँ तो ये प्रभारी और प्रदेश प्रभारी की जो व्यवस्था है ये थोड़ी समझ से परे है। एक प्रदेश में प्रभारी होता है, एक मुख्य प्रभारी होता है, उसके बाद प्रदेश प्रभारी होते हैं। जहाँ तक मुझे समझ में आता है कि एक आम व्यक्ति को, एक बसपा के आम वोटर को ये पूरी हायरार्की, ये पूरा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर समझ नहीं आता होगा और कभी इसको समझाने का प्रयास भी नहीं किया गया कि किसका क्या रोल है, क्या अकाउंटेबिलिटी है, कौन किसको रिपोर्ट करेगा। तो बहुत ही ज़्यादा ओपेक तरीके से, अपारदर्शी तरीके से इनको बनाया जाता है। लेकिन अच्छी बात ये है कि इस बार ये ज़िम्मेदारी जो है उसकी घोषणा भी कर दी गई है। बड़ी खबर ये भी है कि शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली की पार्टी में वापसी हुई है और उनको निष्कासित कर दिया गया था किन्हीं कारणों से। अब वो कारण शायद समाप्त हो गए तो उनको वापस ले लिया गया है। उन्हें आजमगढ़ लोकसभा से उपचुनाव का प्रत्याशी भी घोषित कर दिया है। अखिलेश यादव ने आजमगढ़ की सीट खाली करी है, वो विधानसभा में रहेंगे करहल से और इसलिए यहाँ पे उपचुनाव होना है तो ये एक तरह से गुड्डू जमाली जो हैं अब इनके ऊपर बसपा दाँव लगाएगी और बहुत ही कठिन है बसपा के लिए क्योंकि बहुत नेगेटिविटी है बसपा के प्रति, जो माहौल है, उसको बदलने के प्रयास पहले होने चाहिए और फिलहाल तो उपचुनाव जब भी होगा आपको दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। कमेंट करके आपको ये बताना है कि आपको क्या कुछ लग रहा था, कौन से ऐसे अहम बदलाव थे और वो क्या कारण है जो बसपा को अच्छा प्रदर्शन करने से रोक रहे हैं या इंटरनल जो डेफिशिएंसीज़ हैं क्योंकि जो बाहरी कारण हैं, जो बसपा के हाथ में नहीं है, जो दूसरे दलों की राजनीति है, बसपा हमेशा उसके रिसीविंग एंड एंड पे रहती है, पैसिव पॉलिटिक्स करती है और जब कोई सामने से वार करता है तो बसपा एक जो संगठन है वो बिल्कुल निष्क्रिय होके उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता और सामने से जो षड्यंत्र और वार होते हैं, उनको खा के छलनी होता रहता है बसपा का संगठन और उसकी छवि लगातार खराब होती रहती है, डैमेज कंट्रोल की कोशिश नहीं होती। कमेंट करके जनता जनार्दन ये बताए कि कौन से ऐसे बड़े बदलाव आपको लग रहा था होने वाले हैं, होने चाहिए, अहम थे, अनिवार्य थे, बहुत नुकसानदेह प्रक्रिया बसपा के अंदर चल रही हैं आपके हिसाब से, वो नहीं हुए लेकिन। तो बताइए, कुछ तो बड़ी चीज़ें थी क्योंकि लोगों को लग रहा था कंप्लीट ओवरहॉल होगा, नया स्ट्रक्चरल सेटअप निकल के आएगा और ये प्रभारी व्यवस्था भी शायद बदलेगी, इससे बेहतर कोई व्यवस्था आएगी, शायद ज़्यादा डेमोक्रेटिक व्यवस्था होगी और सोशल मीडिया, मीडिया को लेके बड़े अनाउंसमेंट हो सकते हैं या फिर महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, छात्र संघ, अधिवक्ताओं का विंग, किसान मोर्चा, ये सब खोल के पार्टी एक्सपैंड करेगी या हो सकता है कि कोई नेशन वाइड राष्ट्रव्यापी सदस्यता के लिए नंबर जारी किया जाए। जैसे भाजपा कहती है कि मिस्ड कॉल मारिए, आप सदस्य बन जाएँगे। जैसे ही आप मिस्ड कॉल मारते हैं, आपके पास एक लिंक आता है, आप उसमें अपना लिंक पे क्लिक करके सूचना भर दीजिए। नहीं तो आपका नंबर तो डेटाबेस में रिकॉर्ड हो ही जाता है। बसपा चाहती तो एक नंबर जारी कर देती बहन जी कि इस नंबर पे आप मिस्ड कॉल करके आप सदस्य बन सकते हैं पार्टी के। जैसे ही मिस्ड कॉल लगती रहती है, आपके पास एक बड़ा डेटाबेस आता रहता, फिर आप उन लोगों को व्यवस्थित तरीके से नेटवर्क का हिस्सा बना सकते थे। और भी बहुत कुछ है करने को, तो कई दर्जन काम है, लेकिन अगर करने पे आएँ तब है, ना करने पे आएँ तो जितना करके पार्टी को चलाया जा रहा है, वो चल रही है। जनता जो है विमुख है, नेगेटिविटी भरमार है और साथ ही साथ ऐसे भी लोग हैं जो
लीपापोती में लगे हुए हैं, जो नेताओं के खास हैं, जो पिछलग्गू किस्म के नेता हैं, जो चापलूस किस्म के नेता हैं, वो लीपापोती में लगते हैं। वो नहीं चाहते कि कमियों पे चर्चा हो, वास्तविक मुद्दों पे चर्चा हो। वही सबसे बड़े दुश्मन है पार्टी के। इतने बड़े पैमाने पे लोग जो हैं, केवल छोटे से पद के महत्वाकांक्षी, वो सोचते हैं कि हम बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। उन लोगों का नाम भी इतिहास में दर्ज होगा, क्योंकि वो हर गलत कार्य को, हर गलत काम को, हर कमी को और जो हर खामी है जिस पे काम किया जा सकता है, जिसके ऊपर सार्वजनिक रूप से बात की जा सकती है, सिर्फ इसलिए कि दुष्प्रचार है, नेगेटिव प्रचार है, ऐसा कर करके उसने हर एक बुद्धिजीवी को, हर एक एक्टिविस्ट को बसपा से विमुख कर दिया है। आज अलग-थलग जो है वो छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए ज़रूरी है कि सबको शामिल किया जाए, हर बुद्धिजीवी, हर लेखक, हर संगठन, हर पत्रकार, सबको बुला के उनके साथ बैठकें की जाएँ। बसपा के पास ये आखिरी मौका था। अभी भी अगर कुछ गुंजाइश बची होगी तो समय बता देगा, लेकिन अगर नहीं बदलेंगे तो परिणाम भी नहीं बदलेगा, स्थितियाँ बद से बदतर होंगी। 13 का 5% रह जाए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बदलाव बहुत महत्वपूर्ण है। आपकी क्या राय है? आप कमेंट करके बता दीजिए। आपको लग रहा था कि ये बदलाव होने वाले हैं, लेकिन वो नहीं हुए। आप देख रहे थे डीएन हिंदी, मैं हूँ वैभव।